हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 69 यानी 69। काशी ने मुन्ना को शक्ति के बारे में बताया तो मुन्ना ने काशी को अच्छे से समझा दिया कि ये सब उसका आकर्षण था। ठंड होने की वजह से मुन्ना ने काशी को नीचे जाने को कहा और खुद वहीं रुक गया। मुन्ना ने काशी को तो किसी तरह समझा दिया, लेकिन उसे बुरा लग रहा था कि शक्ति ने काशी का दिल तोड़ा। एक बड़ा भाई होने के नाते मुन्ना बचपन से ही काशी से बहुत प्यार करता था। वह काशी की हर बात मानता, उसे खुश रखता और उसकी हर ख्वाहिश पूरी भी करता। लेकिन आज काशी को उदास देखकर मुन्ना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन बेचैन हो उठा तो उसने जेब से सिगरेट निकाली और होठों के बीच रखकर जला ली। ये पहली बार था जब मुन्ना ऐसे घर में सिगरेट पी रहा था। वंश अपने कमरे में बैठा वीडियो गेम्स खेलने में बिजी था। उसे पता भी नहीं था कि मुन्ना आया हुआ है। काशी नीचे चली आई। उसे देखकर सारिका ने कहा, काशी, मुन्ना कहाँ है? वो ऊपर छत पर है माँ, काशी ने कहा और वहां से वॉश बेसिन की तरफ चली आई। उसने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया। उसे अब कुछ अच्छा लग रहा था। अधिराज जी और अंबिका सगाई वाले दिन ही वापस इंदौर के लिए निकल गए। सारिका ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिराज जी के रूल्स सब जानते थे। उन्हें बेटी के ससुराल में ऐसे रुकना ठीक नहीं लगा और वो चले गए। सारिका ने सबके लिए कॉफी बनाई थी। जब काशी ने बताया कि मुन्ना ऊपर है तो उसे गौरी सीढ़ियों की तरफ जाती दिखी और उसने कहा, गौरी बेटा, तुम ऊपर जा रही हो क्या? जी आंटी, कपड़े लेने। आपको कुछ काम था? गौरी ने पूछा। हाँ, दरअसल वो मुन्ना ऊपर छत पर है शायद, तो तुम उसे ये कॉफी दे दोगी? सारिका ने पूछा। श्योर आंटी, दीजिए, गौरी ने कहा और कप लेकर ऊपर चली आई। ऊपर आकर गौरी ने मुन्ना को सिगरेट पीते देखा तो चुपचाप आकर उसके बगल में खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। मुन्ना अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसे गौरी के होने का एहसास तक नहीं हुआ। हालांकि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को गौरी से कोई मतलब नहीं था। वह इस चीज को बुरा नहीं मानती थी, लेकिन जब उसने मुन्ना को पीते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने उसके हाथ से सिगरेट लेकर बुझाते हुए कहा, सिगरेट पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है मिस्टर मान। आप यहां कब आई? वो कभी कभी हम सिगरेट पी लेते हैं, बस यही एक बुरी आदत है हमें, मुन्ना ने नर्म स्वर में कहा। देखा, मैंने कहा था ना, हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती है, गौरी ने चहक कर कहा तो मुन्ना उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। गौरी ने कॉफी का कप मुन्ना की तरफ बढ़ाकर कहा, ये तुम्हारे लिए, सारिका आंटी ने भिजवाई है। थैंक यू। मुन्ना ने कहते हुए कप लिया तो सहसा उसकी उंगलियां गौरी की उंगलियों से छू गईं और गौरी को एक खूबसूरत एहसास हुआ। वह हल्का सा मुस्कुराई और दीवार की तरफ पलटते हुए कहा, वैसे इंसान चाहे तो अपनी बुरी आदत छोड़ भी सकता है। लेकिन इस बुरी आदत के बारे में सिर्फ वंश और काशी को पता है और आज तक किसी ने कहा नहीं छोड़ने को। मुन्ना ने सामने देख कॉफी पीते हुए कहा। गौरी ने सुना तो मुन्ना की तरफ देखा और कहा, वैसे मैं इतने स्पेशल तो नहीं हूं, लेकिन मेरे कहने से तुम सिगरेट छोड़ दो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि तुम्हें इससे छोड़ देना चाहिए। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल सूट नहीं करती है। गौरी की बात सुनकर मुन्ना उसकी तरफ देखने लगा तो गौरी का दिल धड़क उठा। उसने मुन्ना से नजरें चुराते हुए कहा, ऐसे लुक मत दो, मैंने तो बस ऐसे ही बोला। छोड़ दिया, मुन्ना ने गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। हाँ? गौरी ने हैरानी से मुन्ना की तरफ देखा तो मुन्ना ने उसे यकीन दिलाने के लिए फिर कहा, आज के बाद हम सिगरेट नहीं पिएंगे। सच कह रहे हो? गौरी ने पूछा। हम कभी झूठ नहीं बोलते, कहते हुए मुन्ना फिर सामने देखते हुए कॉफी पीने लगा। गौरी ने सुना तो उसके दिल में तितलियां उड़ने लगी और होठों पर मुस्कान तैर गई।
वह मुन्ना से कुछ दूरी बनाकर खड़ी हो गई और सामने खाली पड़े आसमान को देखते हुए कहा, वैसे तुम इंदौर आए थे ना, लेकिन मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? जबकि कॉलेज में मैं वंश से मिली थी। उस दिन हम बाहर ही रुक गए थे, अंदर नहीं आए, मुन्ना ने कहा, जबकि वहीं से मुन्ना और गौरी की कहानी शुरू हुई थी। फिर कब आओगे? गौरी ने एकदम से पूछा। पता नहीं, मुन्ना ने कहा। उसे लड़कियों से ज्यादा बात करने की आदत जो नहीं थी। इस बार आओ ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हें पूरा इंदौर घुमा दूंगी। मेरी मॉम तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी, वो बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती है, गौरी ने कहा, जो कि मुन्ना को थोड़ा अजीब लगा। और उसने कहा, ये सब आप हमें क्यों बता रही हैं? गौरी ने सुना तो झेप गई और दांत दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे यहां से जाना चाहिए। हाँ, यहाँ काफी ठंड है, मुन्ना ने कहा तो गौरी वहां से जाने लगी। गौरी, मुन्ना ने धीरे से कहा। मुन्ना ने इतने प्यार से गौरी का नाम लिया कि दिल धड़क उठा। उसने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए पलटकर कहा, हाँ। मुन्ना ने गौरी को देखा और अपनी सर्द आवाज में कहा, दूसरों का पता नहीं, पर जब आप हमें मान कहकर बुलाती हैं, अच्छा लगता है। यही तो वो आवाज थी जो गौरी ने फोन पर सुनी थी। गौरी के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने लाख कोशिश की कि वह ना मुस्कुराए, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। खुशी उसकी आंखों और चेहरे से साफ झलक रही थी। मुन्ना ने गौरी को मुस्कुराते देखा तो उसके पास चला आया और कहा, नीचे चले? गौरी ने धीरे से कहा। दूसरों के सामने बेबाकी से अपनी हर बात कहने वाली गौरी मुन्ना के सामने कुछ भी कहने में हिचकिचाने लगी थी, और ये क्यों था वह नहीं जानती थी। मुन्ना वहां से नीचे चला आया। गौरी भी मुन्ना के बारे में सोचते हुए नीचे चली आ रही थी। उसे ध्यान नहीं रहा कि वह सामने आती शिवम से टकरा गई। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा, आप ठीक है ना? शिवम ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, कहकर गौरी साइड से नीचे चली आई। शिवम ऊपर चला गया। मुन्ना ने नीचे आकर काशी को अपना ध्यान रखने को कहा और घर जाने के लिए निकल गया। बाहर आते हुए उसकी नजर बरामदे में रखे डस्टबिन पर चली गई। चलते चलते मुन्ना का हाथ अपनी जींस की जेब पर गया और उसने उसमें रखा सिगरेट और लाइटर निकालकर फेंक दिया। उसे ये करते हुए गौरी ने देखा तो खुश होकर खुद से ही अपना कंधा थपथपाने लगी और मुस्कुरा उठी। मुन्ना भी वहां से अपनी बाइक की तरफ आया। उसे स्टार्ट किया, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा था। वह गौरी के बारे में सोच रहा था। जिस तरह से गौरी ने उसे सिगरेट छोड़ने को कहा, जिस तरह आज वो प्यार से उसे देख रही थी, जिस तरह वो मुस्कुरा रही थी, सब मुन्ना को याद आने लगा। और फिर एकदम से काशी की कही बात उसे याद आई। जिस दिन कोई सही लड़की आपकी जिंदगी में आएगी और आपसे सिगरेट छोड़ने को कहेगी ना, तब देखिएगा आप उसे छोड़ देंगे। उस बात की याद आते ही मुन्ना मुस्कुरा उठा। गौरी अभी घर के आंगन में खड़ी उसे देख ही रही थी। जैसा कि मुन्ना बहुत कम मुस्कुराता था, लेकिन आज उसे खुलकर मुस्कुराते देखकर गौरी को बहुत अच्छा लग रहा था। वह धीरे से बड़बड़ाई, तुम मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो। कौन, मैं? गौरी के पास खड़े वंश ने कहा। वंश की आवाज सुनकर गौरी एकदम से चौंकी और अपने साइड में देखा। वंश खड़ा था। उसने उसे देखकर हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम यहाँ पागलों की तरह स्माइल क्यों कर रही हो? वंश ने पूछा। मैं? कहते हुए गौरी ने जैसे ही सामने देखा, सामने कोई नहीं था। मुन्ना वहां से जा चुका था। उसने अपनी गर्दन वंश की तरफ घुमाई और कहा, ऐसे ही, मेरी मर्जी। कितनी अजीब हो तुम, कहकर वंश जाने लगा तो गौरी ने उसके पीछे आते हुए कहा, ए वंश सुनो। अब क्या हुआ? वंश ने सीढ़ियों की रेलिंग से लटकते हुए कहा, वो मुझे ना बुक्स चाहिए थी,
और मैंने मुन्ना के कमरे में मैंने काफी सारी बुक्स देखी। तो क्या कल तुम मुझे वहां लेकर चलोगी? गौरी ने मुन्ना से मिलने का बहाना बनाते हुए कहा। तुम मुन्ना के कमरे में गई थी? किस लिए? उसने तुम्हें अपने कमरे में आने दिया? वंश को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, मैं गई थी। तुम इतने बुरे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? गौरी ने पूछा। क्योंकि मुन्ना अपने कमरे में आने की परमिशन किसी को नहीं देता, स्पेशली लड़कियों को। खैर, तुम्हें बुक्स चाहिए ना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, वंश ने कहा। थैंक यू, गौरी ने खुश होकर कहा। वैसे तुम सब लोग आज शॉपिंग पर गई थी ना, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ भी लेकर नहीं आया। हाउ रूड, वंश ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ, मैं तो भूल ही गई। एक मिनट, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूं, गौरी ने कहा। तो वंश वहीं रेलिंग से लटकते हुए उसका इंतजार करने लगा। गौरी अपने हाथ में बैंड लेकर आई जो उसने वंश के लिए खरीदा था। गौरी के साथ साथ रितु, प्रिया और काशी भी चली आई। गौरी के मन में वंश को लेकर कुछ नहीं था। ये आज मुन्ना से मिलने के बाद गौरी को एहसास हो चुका था। गौरी ने बैंड वंश को दिया और कहा, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। अरे गौरी, लगे हाथ वंश भैया को पहना भी दो, काशी ने कहा। हाँ, वैसे भी कुछ महीनों बाद राखी जो आने वाली है, प्रिया ने शरारत से कहा। तो वंश ने उन सबको घूरा और गौरी के हाथ से वो बैंड लेकर कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पहन लूंगा, थैंक यू। कहकर वंश वहां से ऊपर चला गया और बाकी सब हंस पड़े। मुन्ना से बात करने के बाद काशी का मूड अब कुछ ठीक था और वह सबके साथ बैठकर हंस मुस्कुरा रही थी। साथ ही गौरी का मूड भी अच्छा था और उसे सुबह होने का इंतजार था ताकि वह मुन्ना से मिल सके। ये एहसास कब उसके दिल में जगह बनाने लगे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। देर रात सभी सोने चले गए। सुबह वंश नहा धोकर तैयार हुआ और बाहर गाड़ी में बैठा हॉर्न बजाने लगा। गौरी अपना दुपट्टा संभाले भागती हुई आई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा, सॉरी, लेट हो गया। इट्स ओके, चलें? वंश ने पूछा। हाँ, कहते हुए गौरी ने अपने बालों को एक साइड कर लिया। वंश ने देखा आज गौरी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वह एकटक उसे देखता रहा तो गौरी ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं, चलो चलते हैं। वंश की तंद्रा टूटी तो उसने झेंपते हुए कहा। अपने चाम से लड़कियों को अपना दीवाना बनाने वाला वंश गौरी की खूबसूरती से घायल हो चुका था। उसने अपने हाथ स्टीयरिंग पर रखे और वहां से निकल गया। गौरी मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। बनारस और यहाँ के लोग उसे पसंद जो आने लगे थे। मुस्कुराते हुए उसने जैसे ही वंश की तरफ देखा, उसकी नजर स्टीयरिंग पर रखे वंश के हाथ पर गई जिसमें गौरी का दिया हुआ बैंड था। अरे वाह, तुमने इसे पहन लिया, मतलब ये तुम्हें पसंद आया? गौरी ने पूछा। तुमने इसे शायद बड़े प्यार से खरीदा होगा, इसलिए मैंने पहन लिया। वैसे मुझे ये अच्छा लगा, वंश ने सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसे खरीद लिया, गौरी ने कहा। मुझे सच में बहुत पसंद आया, वंश ने गौरी की तरफ देखकर कहा। गौरी ने सुना तो मुस्कुरा उठी, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि ब्रांडेड चीजों का शौक रखने वाला लड़का एक 20 रुपए के बैंड को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। कुछ देर बाद गाड़ी वंश के कॉलेज के बाहर पहुंची। गौरी और वंश नीचे उतरे तो गौरी ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम तो मुन्ना के घर जाने वाले थे ना, बुक्स के लिए। मुन्ना के पास जितनी बुक्स है उससे 200 गुना ज्यादा किताबें तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, अब चलो। कहते हुए वंश ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। कॉलेज में क्लासें चल रही थी लेकिन सेल्फ स्टडी के नाम पर वंश पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहा था। वंश गौरी को लेकर कॉलेज की लाइब्रेरी के सामने आया। दोनों गेट के बाहर खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे। गौरी मन ही मन वंश को कोस रही थी कि कहाँ वो बेचारी मुन्ना से मिलना चाहती थी और वंश उसे यहाँ ले आया। अंदर चले, वंश ने कहा तो गौरी उसके साथ साथ अंदर चली आई।
वंश खुद फोन देखते हुए एक साइड खड़ा हो गया और गौरी से जाकर किताबें लेने को कहा। गौरी लाइब्रेरी में रखी रॉ की तरफ बढ़ गई। उसने एक रॉ के सामने आकर किताब उठाई और अपने ही सर पर मारते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं स्टूपिड हूं जो मैंने वंश से हेल्प मांगी। मैं सच में पागल हूं और ये लड़का, ये मुझसे भी बड़ा पागल है। गौरी के बगल में खड़ी लड़की ने देखा तो मुस्कुराने लगी। गौरी ने झेंपते हुए बुक वापस रॉ में रखी और दूसरी साइड चली आई। वह मुन्ना के बारे में सोचते हुए दूसरी रॉ में किताबें देखने लगी। कुछ देर बाद उसने एक किताब निकाली तो नजर रॉ की दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ मुन्ना खड़ा था। मुन्ना सबसे बेखबर किताब के पन्ने पलटने में बिजी था। वह किताब को देखते हुए धीमी चाल में आगे बढ़ने लगा। गौरी भी किताबों को साइड कर उसे देखते हुए धीमी चाल में उसी ओर बढ़ने लगी। सामने से ज्यादा गौरी को मुन्ना को यूं छुप कर देखना कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। वे प्यार से बस मुन्ना को देखे जा रही थी। चलते चलते मुन्ना रॉ की तरफ पलटा तो गौरी अपने हाथ में पकड़ी किताब को लेकर जल्दी से नीचे बैठ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और जब उसे यह महसूस हुआ तो वह मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 69। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए, क्या मुन्ना बदलने लगा है? क्या वंश समझ पाएगा अपने और गौरी के रिश्ते को? क्या गौरी को होने लगा है मुन्ना से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।